चलिए, कल हम लोग जो देखे, कल कुछ पढ़े थे। 12th क्लास जो शुरू हुआ है, इसमें फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे और सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो किसी भी वाक्य गठन में पहले सब्जेक्ट आता है बाबू, उसके बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। तो आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद वर्ब आता है। तो आज मैं बात करूंगा वर्ब का। आज मैं बात करूंगा वो वर्ब की बात होगी, क्रिया की बात होगी। क्रिया तो पहले क्रिया तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं क्रिया पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा जब जब इसका समय आएगा तो मैं आपको उसको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्रिया आप देखिए दो तरह से यूज करेंगे। एक तो होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, और एक जो होगा वो होगा एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। पहले दोनों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस पर समझाता हूं। मेन वर्ब क्या होता है? तो बाबू आपको डिक्शनरी में जो वर्ब दिखता है वो मेन वर्ब होता है। इस मेन वर्ब को कहीं कहीं रूट वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। V1 कह सकते हैं इसको, यही है मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब में एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, यहाँ बात करें अगर हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का, तो ध्यान दीजिए इसमें एक आता है बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या होता है? तो इज, एम, आर और वाज, वर। एक होता है डू फॉर्म। डू फॉर्म में होता है डू, डज और डिड। और जो तीसरा होता है वो होता है हैव फॉर्म। इसमें हैज, हैव और हैड होता है। ये प्राइमरी फॉर्म का रूप है। इस सब का प्रयोग आप मोटा मोटी जानते भी होंगे, मुझे सिर्फ याद दिलाना है। अभी मैं चूंकि काम जो कर रहा हूँ वर्ब पर, उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मॉडल में क्या होता है बाबू? तो मॉडल में आप जानते हैं कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, मे होता है, मस्ट होता है, यूज टू होता है, नीड होता है, डेयर होता है ना जी, माइट होता है। इट इज, ये आप सब जानते हैं। मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ बात करेंगे। इस ज़रूरत तो इसकी भी पड़ेगी, लेकिन हम लोग आइए क्रिया में देखते हैं।
समझ लीजिए कि क्रिया, मेन वर्ब की बात अब मैं करने जा रहा हूं। यहां मैं आपसे मेन वर्ब की बात करने जा रहा हूं। ये जो क्रिया है, कह रहा है कि हिंदी शब्द के अंत में ना हो तथा उस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं। समझने की जरूरत है कि कोई भी हिंदी शब्द ले लो जिसके अंत में ना हो, कोई भी हिंदी शब्द लीजिए जिसके अंत में ना हो और उस शब्द से कुछ करने और होने का बोध हो, तो वह क्रिया होता है। जैसे हम कहते हैं पढ़ना, मैं कहूं लिखना, मैं कहूं खेलना, मैं कहूं हंसना, मैं कहूं रोना, मैं कहूं जाना, इतना ही शब्द लेते हैं और इस सब के अंत में ना है। और देखिए ये सब क्रिया है और इसकी अंग्रेजी जो लिख लें, पढ़ना रीड, लिखना राइट, खेलना प्ले, हंसना लाफ, रोना वीप, जाना गो, ये सारे शब्द मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि क्रिया किसे कहेंगे। तो जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो और उससे कुछ करने और होने का बोध हो रहा हो, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। आज हमको चूंकि क्रिया पर ही बहुत सारा काम करना है, इसलिए अब क्रिया को समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किसको वर्ब कहेंगे, यानी मेन वर्ब पर अब तुरंत आप पहचान लेंगे कि अगर उस कोई शब्द दिया है और उस शब्द का अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करके देखते हैं और उसमें ना आ रहा है अर्थात, और उससे कुछ करने और होने का बोध हो रहा है, यानी वो सारा का सारा शब्द क्रिया है। अब देखिए, अब यहां से क्रिया से संबंधित मेन बातें शुरू हो रही हैं। एक स्टार लगाकर आप लिख लेना। पहला कि फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब का फॉर्म जो होता है वो 5 फॉर्म होते हैं, जिसको आप V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। गौर करना है, यहाँ कुछ चीज यहाँ सिखाने की मैं प्रयास कर रहा हूं, आप इसको गौर से देखेंगे। एक कोई मेन वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो ले लेते हैं, तो ए गो हो गया। इसका V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन और V4 हो जाएगा गो में ING और V5 हो गया गोज। ध्यान देते हैं, ये फर्म है, इनके क्रिया के 5 फर्म है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, यहीं से तो सीखना है कुछ। यानी ये जो देख रहा है, ये सीधी बात पर जान लो कि ये प्लुरल है।
ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो दिख रहा है, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, यानी दोनों तरह के वाक्य, दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग हो जाएगा और प्लूरल के साथ भी हो जाएगा, लेकिन V1 का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के ही साथ करेंगे। अगला एक और है, ये रहा V5। ये जो V5 है सदैव सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, अर्थात इसका प्रयोग V5 का प्रयोग हमेशा किसके साथ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब करेंगे। ये यहाँ आपको मैं एक ट्रिक दिया कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्रयोग कैसे, क्योंकि जब भी राइटिंग स्किल होगी वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आइए, अब मैं इनकी थोड़ी कुछ और डीपली चलता हूं और इनकी पहचान में बता दूं कि कैसे पहचानेंगे V5 को, V2 को, V4 को, और जो बच जाता है वो V1 हो जाता है। कहेंगे कि क्रिया के फॉर्म की पहचान मीन्स वो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, इसकी पहचान क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं V2 की पहचान बताऊंगा। V2 की पहचान होती है कि क्रिया में यानी वर्ड आप प्लस डी लगा होगा, ईडी लगा होगा या टी लगा होगा। जैसे मान लीजिए कि दे दे प्ले और इसमें ईडी जोड़ दे, यानी ये हो जाएगा प्लेड, तो ये हो गया V2, ये हो गया V2। समझना है, यही चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये V2 है या V3 है या V4 है या V5 है। जो बच जाएगा रेस्ट वो V1 हो जाता है। तो कोई भी शब्द है और उसके अंत में इनमें से कोई लगा हो तो वो V2 होता है। दूसरा एक चीज और होता है कि ऑलरेडी V2 का एक फॉर्म होता है, जैसे कि गो है और गो का वेंट होता है, ठीक है। राइट है तो राइट का रोट होता है, ये भी एक V2 ही है, लेकिन इसकी पहचान मुश्किल होती है, तो इसके लिए ये वर्ब फॉर्म होते हैं जो रटना पड़ता है। कोई भी ग्रामर का किताब अगर आपके पास होगा तो पीछे में जाएंगे तो कुछ वर्ब फॉर्म दिया रहता है, उसको जरूर रट लेना चाहिए। खासकर ये उसमें आपको परेशान करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ आसानी से, लेकिन ये आपको परेशान करेंगे। तो ये पहचान जाएंगे कि V2 की पहचान क्या है, ठीक है। तो दो काम करेंगे, तो दो काम से आप पहचान सकते हैं कि V2 कौन है। चलिए आगे मैं अब आपको बताऊंगा V3 की पहचान। अब है V3 की पहचान। V3 की पहचान में क्या होता है कि ध्यान देना होगा, हैज, हैड या हैव, अब प्लस वर्ड और प्लस डी, ईडी या टी। बात को समझना है। जैसे अगर आपको
सिर्फ ऐसे मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये V2 है, लेकिन अगर कहीं ऐसे मिल जाए तो कहेंगे कि ये V3 है कि नहीं बाबू? कहीं हेड मिल जाए, अब मिल जाए प्लेट, इसी तरह हैव के साथ भी मिल जाए तो ये V3, यानी ये नंगा नहीं आएगा, अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा इसके पहले या तो हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, तो ये हो जाता है V3। और एक पहचान जो मैं अभी आपको बोला था कि जैसे कि गो है, गो का वेंट हो गया और इसका थ्री हो जाता है गॉन। उसी तरह है राइट का रोट और रिटेन, ये हो जाता है V3, ये हो जाता है V3। इसके लिए वही जो ग्रामर के किताब में बोला हूँ देख लेना है, पीछे साइड में भर दिया रहता है, ये आपको मदद कर देगा। ठीक है, बाकी में ये ध्यान दे देना कि ये वाला अगर नहीं है, इस तरह के शब्द दिए हैं तो देख लेना हैज हैव हैड है तो V3 और नहीं है तो V2, आसानी से पहचान लेंगे कि V3 है या V2 है। क्योंकि पहचान बड़ी जरूरी है, जब तक आप नहीं पहचानिएगा ना तब तक आप इसका यूज कर ही नहीं सकते। चलिए, तो अगला है V4। ये तो बहुत आसान होता है बाबू। V4 पहचान में क्या होता है, कोई वर्ड है आप प्लस ING लगा है, ING लगा है, जैसे कि मान लो प्ले है, अब प्लस ING लग जाए बराबर हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग, ये हो जाएगा V4। V4 ये बात याद रखना है, ठीक है। अब V4 क्रिया का रूप तबे होता है बाबू जो सब क्रिया का काम करे, लेकिन यही चीज अगर कहीं जैसे कि समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यदि यह वाला चीज इसके जगह आ जाए तो क्रिया नहीं होगा, V4 नहीं होगा, वो कुछ और होगा जिसको आप जीरेंट कह सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। यहाँ भी आ जाएगा तो वही होगा, या तो वो जीरेंट होगा या पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ आ जाए सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाए तो ये क्रिया का स्थान है, तो यहाँ ये V4 होगा। ये थोड़ा सा माइंड मेकअप रखेंगे समझने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो संभवतः V4 भी आप आसानी से पहचान जाएंगे कि V4 क्या है। रह गई बात V5 की, तो V5 की पहचान समझना है। वर्ड दिया होगा और उसमें या तो यस लगे या ES लगे, तो वो हमेशा V5 होता है। मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि प्ले दे दे और प्लस S लगा कर दे दे, यानी यहाँ प्लेज दे दे, तो ये V5 हो जाएगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है। अब ES कहाँ लगता है तो उसको समझ लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। कल कहे कि मेन वर्ब के अंत में Y हो तथा Y से पहले कोई कंसोनेंट हो तो Y को I में बदल कर
ES लगाकर V5 बनाते हैं। ध्यान देना है, जैसे कि दे दे बाबू फ्लाई, तो ये हो जाएगा FLIES फ्लाइज। क्लियर है कि नहीं? एक नियम और है, उसको भी गौर करो कि मेन वर्ब के अंत में ओ हो तो ES लगाकर उसका V5 बनाते हैं। ध्यान देना है, जैसे गो तो ES लगाओ गोज, डू ES लगाओ डच। तो ये आप आसानी से पहचान जाएंगे कि V1 है कि V2 है कि V3 है या फिर V4 है, और रेस्ट जो बच गया वो सारा हमेशा क्या होता है, अपना मूल रूप में होता है, उसको V1 कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, इसके बगैर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये था आपका वर्ब की पहचान। चलिए अब कुछ और बात बता देते हैं। V5 को ही सिंगुलर कहा जाता है, V5 को ही सिंगुलर कहा जाता है। मैं जब शुरू किया हूं वीडियो उसमें देखिए बताए हैं कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा उसमें प्लुरल है। तो V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, याद रखेंगे। तो ग्रामर शुरू करने से पहले हमने आपको कुछ चीज बताने का ठाना था, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट सिखा दिया और वर्ब भी सिखा दिया कि किसको कहेंगे। अब बात है एक चीज ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। याद रखेंगे, क्योंकि दूसरा इसके बाद राइटिंग स्किल का वीडियो शुरू हो जाएगा, उसमें इसकी हर जगह सबकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये सारा चीज पहले ही मालूम होना चाहिए। तो ध्यान ये देना है बाबू कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अगर मैं दो वाक्य दे दूं, जैसे मैं कहूं कि राम went to मार्केट, दूसरा राम दे दूं कि राम इट्स अ मैंगो, और मैं आपसे पूछूं कि इसको बांटना है, डिवाइड करना है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये आपके पहचान में कैसे आएंगे। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, और प्रभाव का मतलब कैसे समझेंगे। आप काफी कंफ्यूज रहते होंगे कि सर ये प्रभाव मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपकी ये जो बीमारी है दूर हो जाएगी। ये बहुत आसान है, देखिए समझते हैं। आप खुद बताएंगे कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। देखिए किसी भी वाक्य गठन में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और यहाँ या तो ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर अदर वर्ड आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव होगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव नहीं होगा वो अदर वर्ड होगा। तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब भी राइटिंग स्किल की बात होगी तो वहां ऑब्जेक्ट आपको मायने रखता है, काफी मायने रखता है। तो आइए इसको समझाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये आप हैं और यहाँ एक मैंने आपको मैंगो दे दिया और यहाँ एक मार्केट दे दिया। सपोज मार्केट है, या मान लीजिए एक पत्र है, लेटर है।
ध्यान से देखिए, आप बाजार जाते हैं तो क्या बाजार खत्म हो जाएगा या घसक जाएगा या कहीं दूर चला जाएगा? नहीं। कुछ होगा इसमें, हलचल होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस आम को खाने का काम करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये आम एक दिन खत्म हो जाएगा या रह जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी जिस पर खत्म हो जा रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। सीधी सी बात याद रखना, ये ट्रिक है याद रखने का, कि जो चीज खत्म हो जा रहा है यानी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यानी मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो मार्केट है बाबू, ये मार्केट अदर वर्ड है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब आप ध्यान दें, मैं कहूं कि हरि पत्र पढ़ता है या हरि पत्र लिखता है, तो ये बताइए कि ये पत्र एक दिन पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा कि नहीं? लिखते लिखते खत्म हो जाएगा या पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि खत्म हो जाए या नहीं? यानी खत्म हो सकता है। यानी वहाँ लेटर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन फील्ड जो है, मैदान जो, जैसे कहे कि वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड जो होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि ए ऑब्जेक्ट नहीं है, ए अदर वर्ड है। यानी इसका नाम सब्जेक्ट तो सही देंगे, वर्ब देंगे, ये भी सही है, लेकिन इसका नाम ऑब्जेक्ट नहीं देकर अदर वर्ड देना होगा। इसमें इसको कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे वर्ब, और इसमें इसका नाम अब ऑब्जेक्ट दोगे, क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है? अब एक दो चीज और यहाँ हमको बता दो। जैसे राम कहें तो सिंगुलर है प्लुरल, तो आपको कल ही सब्जेक्ट में बताया कि अब ये वो रहेगा तो सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। तो ये जो वेंट है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि वेंट सिंगुलर प्लुरल दोनों का काम करता है, अर्थात इस पर कोई दिक्कत नहीं है। राम यहाँ नीचे वाले वाक्य में देखिए, तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ इट्स आ गया। इट्स यानी एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ फॉर्म हमेशा V5 होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। जब ये बातें आपको समझ में आ गई तब जाकर राइटिंग स्किल पर काम करना आसान हो जाएगा। बात समझ गए? अब मैं आपको क्या क्या सिखा दिया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, फिर मैंने सिखाया कि वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब के रूप में मैंने आपको 5 रूप का चर्चा किया, जिसमें पहले हमने आपको देखा कि वर्ब दोनों तरीका से हमने देखा। क्या देखा हमने? वर्ब दोनों तरीका से देखा कि वर्ब कैसे मेन वर्ब होता है और कैसे कोई वर्ब उसी में हेल्पिंग हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म के बारे में चर्चा किया आपसे इस वीडियो में। अब उसके बाद मेन वर्ब पर जब मैं आया तो मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके 5 वर्ब फॉर्म तैयार होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अब उसमें आपको पहचान आनी चाहिए कि V1 किसे कहते हैं, V2 किसे कहते हैं, V3 किसे कहते हैं, V4 किसे कहते हैं और V5 किसे कहते हैं। जिसकी पहचान मैंने सिखाया आपको कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में डी लगा हो, ईडी लगा हो या टी लगा हो तो वो V2 होता है। लेकिन उसी फॉर्म V2 लगा हो, सॉरी उसी में जैसे टी लगा हो, ईडी लगा हो या डी लगा हो, लेकिन उस शब्द के पहले हैज, हैव, हैड में से कोई एगो लग गया हो तो V3 हो जाता है। उसके बाद मैंने सिखाया कि उसी में वर्ब में ING लग जाए तो V4 हो जाता है। और V5 कब होता है? जब उसमें एस या ES लगा होता है। अब एस और ES कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा, इसकी भी चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया। यानी आप आज कंफर्म हो गए वर्ब की जो बीमारी है वहां तक। देखिए मैं वर्ब पूरा पढ़ाया नहीं हूँ, पूरा वर्ब बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ाऊंगा जब पाठ से फिर शुरू करूंगा। अभी मैं आपको राइटिंग स्किल की तरफ लेकर चल रहा है, क्योंकि मैं पहले ही चाहता हूं कि आपको राइटिंग स्किल थोड़ा लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए, जिससे क्या करेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे, पैसे लिखेंगे या फिर आप क्वेश्चन आंसर लिखने के लायक हो जाएं। इसके लिए मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। तो क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको
ये जो था आपका पूरा किसी भी वाक्य गठन में जो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट की जरूरत। सब्जेक्ट को हमने सीख लिया, वर्ब को हमने सीख लिया, ऑब्जेक्ट को भी हमने सीख लिया। ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो तो ऑब्जेक्ट को भी सीख लिया और अदर वर्ड को भी सीख लिया। यहां तक डन हो गया। अब मैं जो वीडियो दूंगा, फर्स्ट वीडियो होगा राइटिंग स्किल फर्स्ट। इसके नेक्स्ट आपको वो वीडियो मिलेगा। यहां तक आप इस वीडियो को देखें और नोट्स को तैयार करके रखे बाबू, क्योंकि 12 के बच्चे अगर इसको गौर से पढ़ लेते हैं तो दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, किसी के लिए भी, एयरफोर्स नेवी एसएससी किसी के लिए नहीं होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।